हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसे कि अभी मैंने 2 सवाल आप लोगों से पूछे थे और डिवाइन फेमिनिन से जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपको कोल्ड ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फीमेल्स, और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, तो इन सब का कनेक्शन होता है बेसिकली मून से, चंद्रमा से। और आप में से कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा कि जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो मून साइकिल से कनेक्टेड होता है। तो इस पर मैं डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी। तो जब एक फीमेल हो या कोई मैस्कुलिन हो, अगर आपका जो मून है, मून की एनर्जी से वो नेगेटिव है, नेगेटिव साइड पर है, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और ये कोल्ड कफ तो फील होता ही होता है, और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज आपको होने लगते हैं। आप चाहे मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, अगर आपका मून वीक है तो उसकी वजह से आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, चाहे आप मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमें एक्स्ट्रा कोल्ड फील होता है, एक्स्ट्रा जो हमें ठंड लगती है एज कम्पेयर टू अदर फीमेल्स या फिर अदर जो भी ह्यूमंस हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि जो फीमेल्स हैं, जो डीएफ हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, जो कि मून से कनेक्टेड होती है। मून फेमिनिन एनर्जी के लिए जाना जाता है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो सन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी। तो ये एक फैक्ट है। डीएफ एनर्जी मून को रिप्रेजेंट करती है, डीएम एनर्जी सन को रिप्रेजेंट करती है। जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी तो मैं अपने सारे इश्यूज को देख रही थी कि कौन कौन से इश्यूज थे लाइफ में उस टाइम पे जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत थी। और जैसे कि मेरी 10 साल की जर्नी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब मुझे मेडिसिन से दूर ही रहना था, मुझे अपनी होम रेमेडीज़ ही करनी थी। और जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैंने देखा जहाँ पर हेल्प ना हो सकती हो इन टर्म्स ऑफ, चाहे आपका हेल्थ है या फिर कोई और इशू है। डिपेंड्स कि अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं। अब कई जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल पावर्स के नाम पर, कि पहले आप एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें खराब कर लेते हो, फिर उसके बाद में आप स्पिरिचुअलिटी में ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि मैजिक वैंड घुमाएंगे और चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी। तो ये एक गलत बिलीफ सिस्टम है और ऐसा होता नहीं है। अगर स्पिरिचुअल हेल्प से किसी को कोई भी चीज़ ठीक करनी होती है, तो वो इनिशियल लेवल पे जब होती है या फिर सेकंड लेवल पर होती है, तो उसमें भी हाई चांसेस होते हैं पूरे ठीक हो जाने के। बट आप ये सोचो कि आप थर्ड लेवल पर बैठे हो और वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल हेल्प हो जाएगी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव मून की वजह से मुझे क्या क्या इश्यूज होते थे, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है। इसमें सारे साइंस मैंने शेयर करे हुए हैं। जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी बहुत लंबे टाइम तक, उसे मैंने ऑब्जर्व करा है, तो वो सेम चीज़ें रही हैं जो मैंने इतने लंबे टाइम तक गो थ्रू करी है। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर सुन लेना, हो सकता है कि आपसे आपको हेल्प हो उस वीडियो के थ्रू। तो कोल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होता था मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगर कोल्ड होता है तो फिर हेडेक, एंड देन बोल नहीं पाती थी मैं, और हेडेक से इतनी दिक्कत होती थी कि काम तो करने ही होते थे, चाहे घर के हैं और चाहे ऑफिस के हैं, तो फिर उन चीज़ों में डिले होता था और मुझे फिर ऑफिस से छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। तो ये था कि जब मैंने देखा कि मून की वजह से, तो मैं अपना जैसे ही रेमेडीज़ करती हूँ, स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर रही हूँ मैं, तो उससे मुझे विदिन 3 to 6 मंथ्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है, जो कोल्ड वाला इशू था ना, वो एक्चुअली में बंद हो गया। तो मून की रेमेडीज करने के बाद में कोल्ड का इशू बंद हो गया, प्लस में जो मुझे न्यू मून फुल मून पर स्ट्रेस एंजाइटी फील होता था, वो भी 3 to 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट कम ही हो गया था। लेकिन जो और बड़ा इशू था, वो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था, जैसा कि कनेक्टेड ही होता है, तो उसके हर इमोशंस पिकअप होते थे। तो अपना तो ठीक है, मैंने तो ओवरकम कर लिया था चीज़ों को रेमेडीज़ की वजह से, लेकिन उस इंसान की जो इमोशंस हैं वो न्यू मून फुल मून पर भी एक्सट्रीम लेवल पर फ्लक्चुएट होते हैं। तो उसके इमोशंस पिकअप हो रहे थे। तब मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न बनता है कि नहीं, इन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो एक गलत इंसान है और वो इन चीज़ों को आजीवन गो थ्रू करेगा। क्यों? क्योंकि एक गलत इंसान की हीलिंग कभी नहीं हो सकती है। करने को वो रेमेडी कर भी लेगा, लेकिन अगर गलत कर्म करने नहीं बंद करे हैं, तो उसकी लाइफ में कोई सुधार नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे क्या करूँ मैं कि इस इंसान की एनर्जी से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। क्योंकि ये रियलिटी वहाँ पे उस टाइम पे मुझे समझ में आती है कि अगर मैं इस इंसान से नहीं डिटैच हो पाई, तो इस इंसान के इमोशंस मुझे हमेशा पिकअप होते रहेंगे। तो न्यू मून फुल मून पर तो पिकअप होते ही थे, और जैसे कि गलत लोगों की लाइफ में हमेशा ना तोड़फोड़ चल रही होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर लेवल पर होती हैं, लेकिन वो सरफेस लेवल पर कभी भी दिखाते नहीं है, उसको हमेशा हाइड करके रखते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरी तो अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक है, इमोशंस जो मेरी वजह से ख़राब होते थे, जो नेगेटिव
मून की वजह से होते थे वो ठीक हो चुके थे। तो ये इस इंसान की एनर्जीज होती है जो पिकअप होती थी। तो फिर जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हूँ, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपसे शेयर करें कि कितना टाइम लगता है मुझे कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच होने में। तो जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा था, जिस वक्त मैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हूँ ना कि इस इंसान की वजह से भी मुझे इसके जो लोअर इमोशंस हैं, जो लोअर वाइब्रेशन वो पिकअप होती है न्यू मून फुल मून पर ज़्यादा, तो मैं एक्चुअली में अलर्ट मोड पर रहती थी कि मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल करूँगी। मेरी अपनी वजह से वो जो इश्यूज होते थे वो बंद हो गए थे। तो मुझे जो स्मजिंग होती है, लैवेंडर है और जो एक दो हर्ब्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती थी और वो मुझे करनी ही पड़ती थी, एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी। क्यों? जितना आपका फिजिकल डिस्टेंस कम रहेगा कार्मिक ट्विन फ्लेम से, उतना ज़्यादा आपको इमोशन वाइज इश्यूज होंगे, उसके हर इमोशंस आपको और ज़्यादा पिकअप होंगे। तो ये रियलिटी है। और मुझे क्यों पता है, कैसे पता है ये? क्योंकि मैं इसकी एज इमीडिएट कार्मिक एज इमीडिएट नेबर रह रही थी कार्मिक ट्विन फ्लेम की, जहाँ पर रूम के सामने रूम होता था, तो डिस्टेंस बहुत ही कम था। तो जब मैंने अपना घर चेंज करा है ना, वहाँ से, वो भी स्टोरी मैंने आप लोगों से शेयर करी है, तो फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे शेयर करा है कि फिजिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो अब लेकिन फिर भी क्या था, न्यू मून फुल मून पर तो एक्स्ट्रा इसके जो इमोशंस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते थे, लोअर वाइब्रेशन में रहता था, तो वो चीज़ें पिकअप होती थी। तो मैं उसके लिए अपना सोल्यूशन करके रखती थी, किस तरह से मुझे अपनी हीलिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी न्यू मून फुल मून पर। तो इस एक्सेप्टेंस में थी मैं कि जब मैं इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं डिटैच कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हमेशा से चीज़ें आसान रही हैं, कोई भी चीज़ करनी होती थी, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश नहीं बंद करनी थी मुझे। तो अब ऐसे करते करते जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो 3.5 साल का टाइम लगता है इसे डिटैच होने में। एंड देन उसके बाद से मुझे इसके हर इमोशंस पिकअप होने बंद हो गए। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मुझे इसके इमोशंस पिकअप होने बंद हो गए और इससे मेरी एनर्जी का एक्सेस मिलना बंद हो गया। तो इसने बहुत हाथ पैर मारे हैं कि किस तरह से ये मेरी एनर्जी का एक्सेस ले सके। तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े थे इवन आफ्टर डिटैचमेंट। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि जो इमोशंस इसकी वजह से फील होते थे जब तक ये डिटैचमेंट में नहीं आई थी मैं इसके हायर सेल्फ से, वो तो तभी होते जब इसकी अपनी एनर्जी लो है, जब भी, अपार्ट फ्रॉम न्यू मून फुल मून एंड देन न्यू मून फुल मून पर तो होते ही थे। लेकिन जो मुझे ठंड लगने वाला इशू था ना, वो एक्चुअली में बंद होता है जब मैं इसकी हायर सेल्फ से डिटैच हो जाती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 2023 के एंड में मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मेरा जो अलाइनमेंट होता है उनकी हायर सेल्फ से, तो मैं ऑब्जर्वेशन पे हमेशा रहती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। तो अचानक से मेरी लाइफ में पहली बार ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करी थी कि ठंड तो बहुत पड़ रही थी। मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर थी, वहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती थी ठंड के टाइम पे, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो स्टिल मुझे था कि यार ठंड नहीं लग रही है मुझे। तो मुझे लगा मे बी प्लेस का फ़र्क है कि इस प्लेस पे हो सकता है कि एनर्जीज डिफरेंट है और मे बी इस वजह से मुझे नहीं लग रही है ठंड। और जो मेरा होटल रूम था उसमें काफ़ी ग्लास के डोर्स वगैरह लगे हुए थे, जो मतलब बैल्कनी में होता है। तो मैंने कहा कुछ तो है जो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ओके, अभी तक मुझे वहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये उसके डिटैचमेंट की वजह से और डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ के अलाइनमेंट की वजह से ठंड मुझे जो ज़्यादा लगती थी वो कम हो गई। तो इस साल ना विंटर्स में मैं कुछ टाइम पेरेंट्स के पास थी, तो वहाँ पे मैं बोल रही थी, मैंने कहा पता नहीं इस बार मुझे ठंड लग नहीं रही है या फिर ठंड कम है। तो सबने कहा नहीं ठंड तो बराबर ही है। तो मैं ऑब्जर्वेशन पे थी कि देखो मुझे एक्चुअली में कितना फ़र्क पड़ गया जब डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ अलाइन होती है। तो वो जो ठंड लगने वाला इशू था वो एक्चुअली में कम हो गया। लेकिन स्टिल एक चीज़ है कि जैसा कि मैं मून को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं आज भी वो रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग चिल्ड वाटर से नहा लूँगी। नहीं, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर वो कोल्ड ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर रियलाइजेशन क्या है, मून की जो एनर्जी होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और जो सन की एनर्जी है वो गर्म होती है। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए ये रहेगा। तो इसके लिए प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेने पड़ेंगे। तो ध्यान तो रखना पड़ता है। लेकिन जो पहले इश्यूज होते थे कि टाइम टू टाइम कोल्ड हो जाना, वो तो 2 से 3 महीने के अंदर ही बंद हो गया था जब मैंने मून की रेमेडीज करी हैं। लेकिन जो ठंड लगने वाला इशू है वो उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है जब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ मुझसे अलाइन होती है। लेकिन अब जैसे कि मून की एनर्जी है तो हम इससे भाग नहीं सकते कि हम ज़बरदस्ती सन की एनर्जी में खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है। तो DMDF की जो एनर्जी हम बैलेंसिंग करते हैं, तो सन एंड मून की एनर्जीज को हम बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ये कोल्ड कफ ये वाले इश्यूज बंद हो गए, और जो हेल्थ इश्यूज होते थे वो बंद हो गए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये बंद हो गया। और किसकी वजह से? जो रेमेडीज होती हैं। तो मून के लिए मैंने जितनी भी रेमेडीज करी थी वो मैं सारी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, सिवाय एक रेमेडी के।
लेकिन रियलिटी क्या है कि सिर्फ रेमेडी करने से आपको इन सारे इश्यूज से छुटकारा मिल जाएगा, तो ये भी गलत होगा। आपको रेमेडीज तो करनी होती है, लेकिन मून ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो टाइम टू टाइम इश्यूज हो रहे हैं ना, ये आपको एक तरह से गाइडेंस है कि अब आपको इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग में आपकी ओवरऑल हीलिंग करनी होती है, आप कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ सकते कि आधी अधूरी हीलिंग कर ली और बाकी चीज़ें आपने छोड़ दी, तो वो फिर आपकी अधूरी हीलिंग है, उसके अधूरे ही इफेक्ट्स होंगे, अधूरे ही रिजल्ट्स होंगे। इन फ्लेम्स पर न्यू मून, फुल मून और जो बाकी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, इनका एज कम्पेयर टू अदर जो लोग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए आपको अपना ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कार्मिक लेसन बताया था कि आपको पता है कि आप सेंसिटिव बीइंग हो, अगर आपको किसी भी वजह से टेंशन होगी तो फिर वो कई दिन तक खींचेगी। आपके बस की बात नहीं है कि उसको आप अभी के अभी ख़त्म कर दो, ये टाइम लगता है, ये रियलिटी है। तो अगर किसी इंसान ने आपके आपको स्ट्रेस दिया है, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, कितने दिन तक वो खींचता है वो आप जानते होंगे। तो उसको फिर टाइम लगता है उस चीज़ से खुद को निकालने में, उस सिचुएशन से खुद को ओवरकम करने में। तो इसलिए क्या होता है कि हमें अपना ध्यान रखना होता है कि हमें इस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना होता है। लेकिन जो रियलिटी है, हम खुद से तो इन्वॉल्व होते नहीं है, लोग होते हैं जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जिन्हें जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, तो अगर वो आपको हर्ट करेंगे इमोशनली, या फिर आपको कुछ गलत बोलेंगे, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, लड़ेंगे, तो और अगर आपका इम्पैक्ट उन चीज़ों पर हो रहा है, उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, तो आपकी जो एनर्जी है बहुत हैवीली ड्रेन होने लगती है, और वो एनर्जीज उस टॉक्सिक इंसान के पास में जाती है। तो एग्जाम्पल की कोई नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर है जो एनर्जी वेम्पायर है, टॉक्सिक है, वो बार बार आपको स्ट्रेस देता है या फिर देती है। अब वहाँ पर अगर आप ऐसे बनोगे कि नहीं, हमें तो इग्नोर करना चाहिए और हमें इससे दूर रहना चाहिए, भगवान देख लेंगे, तो ये एक गलत थॉट प्रोसेस है, गलत बिलीफ सिस्टम है, जो इंटेंशनली स्पेशली डीएफ्स को पढ़ाया जाता है ताकि कभी भी आप इन चीज़ों से डील करना ना सीखो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो आप हमेशा इसी कार्मिक साइकिल में फंसे रहोगे कि हाँ कोई बात नहीं। आप और क्या होता है ना कि ये सिचुएशन है, आपके अंदर पावर होती है इस चीज़ से ओवरकम करने की। अगर कोई इंसान आपको कुछ भी गलत बोल रहा है, किसी भी तरह का स्ट्रेस दे पा रहा है, तो यहाँ पे गलती आपकी भी है ना। क्यों? क्योंकि आप टॉलरेट करते हो, आपने सीखा हुआ है खुद को टॉलरेट करना, और उन लोगों को यही है कि आप टॉलरेट करते रहो। तो इससे क्या होगा, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे लेसन क्या है कि आपको इन चीज़ों से डील करना सीखना होता है। जब तक नहीं सीखोगे, आपको घर में नहीं तो बाहर ऐसे लोग असाइन होते रहेंगे, और इस चीज़ से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। जब गलत पाठ आपने पढ़े हैं दुनिया के पढ़ाने की वजह से, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि आप ऐसे टॉलरेट करते रहोगे, यही अच्छे होने की डेफिनेशन है, तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। ये गलत बिलीफ सिस्टम है जो इंटेंशनली क्रिएट करे गए हैं, और स्पेशली डीएफ्स को ये पार्ट पढ़ाया जाता है ताकि जब तक आप टॉलरेट करोगे, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, कभी भी आप अपनी जो डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसमें नहीं आ पाओगे। और यही तो इविल एंटिटीज चाहती हैं कि कभी भी आप उस एनर्जी से ऑपरेट ना करो। तो जो मून साइकिल से जिसकी वजह से आपको इतने सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, चाहे कोल्ड है, कफ है, या फिर कोई और इश्यूज हो रहे हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। अब इनर हीलिंग का मतलब सिर्फ रेमेडीज और रिचुअल से नहीं होता है, आपको अपने कार्मिक लेसन सीखने ही पड़ते हैं, बाउंड्रीज को सेट करना ही पड़ता है। तो अगर आपने सारी रेमेडीज रिचुअल्स कर ली और बाउंड्री सेट करना नहीं सीखा है, तो स्टिल आपको ये इश्यूज होते रहेंगे। और जो लो बीपी वाला इशू है, जब मैंने रेमेडीज़ को करना शुरू करा था तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये इशू फिर मुझे दोबारा कभी नहीं हुआ है। तो जो मून रेमेडीज़ मैंने अभी तक आपसे शेयर करी है, वो सारी आपको करनी पड़ेंगी, और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो 6 मंथ्स के बाद दिखने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हो। अगर आप स्टिल हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना आपने नहीं सीखा है, तो आपको रेमेडीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली हैं। और जब तक आपकी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होंगी टॉक्सिक लोगों के साथ में, तब तक आप अपनी इंट्यूशन पावर से कभी भी फुली ऑपरेट नहीं कर पाओगे। और ये अनदर प्लान होता है इविल एंटिटीज़ का, ताकि आप टॉलरेट करने के नाम पर, उन लोगों को झेलने के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, आप अपनी पावर्स को कभी भी पहचान ना पाओ, ना ही कभी उससे ऑपरेट कर पाओ। तो ये बड़ा आसान सी ट्रिक है जो बड़ा ईजिली फेमिनिन्स पर काम करती है। तो जनरली ना ट्विन फ्लेम्स की जो पावर्स है, जो स्पिरिचुअल पावर्स है, इंक्लूडिंग इंट्यूशन पावर, वो इसलिए ब्लॉक्ड होती है क्योंकि उनको जो समाज सोसाइटी के नाम पर पाठ पढ़ाए जाते हैं ना कि आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आपको अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए, भगवान देखेंगे, आई मीन टू से डिवाइन, जिस भी रिलीजन से आप बिलीव करते बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंटेंशनली करा गया है। जब तक आप ये करते रहोगे, कभी भी आप अपनी फुल डिवाइन फेमिनिन पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, एक्टिवेट नहीं कर पाओगे।
मैंने अभी तक जितनी भी मून की रेमेडीज़ बताई हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। और जैसे मून का मंत्र भी मैंने आपको बताया हुआ है, मून के मंत्र चैंटिंग से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब ये है कि जब तक इन वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक तो ये आपको रेगुलर करना पड़ता है। 2-4-10 दिन का गैप समझ में आता है, 10 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गया, जब तक कि आप फाइनल लेवल के इनर वर्क में नहीं पहुँच जाते हो। तो ये आप जो रेमेडीज़ हैं, छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं, इसको करने में कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसको आप आजीवन कंटिन्यू कर सकते हो। अब जैसा कि मुझे नहीं पता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया, उस तरह की रेमेडीज़ नहीं करनी पड़ती हैं, बट जो मंत्रा चैंटिंग है वो तो मैं रेगुलर करती हूँ। अभी ये कि हाँ, अब जैसे कि इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है तो 10 डेज़ का मैक्स मैं गैप दे लेती हूँ, इससे ज़्यादा गैप मैं कभी नहीं देती। और मून वाटर तो ईज़ी होता है, हर फुल मून पर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, वो चल जाता है 1 मंथ तक। अगर आप उसे ढंग से यूज़ कर रहे हो, आप उसको पीने में यूज़ कर सकते हो, नहाने के पानी में यूज़ कर सकते हो, वो आपको हेल्प ही करता है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है मून की, वो उसको पॉजिटिविटी में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे इश्यूज से तो आपको इन रेमेडीज से हेल्प होना शुरू हो जाती है, बट अगेन आपके कार्मिक लेसन्स, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो वो आपको करने ही पड़ते हैं। सो विटामिन डी प्लस में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसकी कमी होती है तो उसकी वजह से भी बहुत ठंड लगती है। तो आपको ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं ये भी करने पड़ते हैं। तो पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपना मेडिकल चेकअप, प्रॉपर चेकअप कराओ कि इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी है। फेमिनिन्स में तो होती है, जनरली विटामिन डी की कमी होती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना। तो पहले उसको देख लो एंड देन साथ के साथ अपना रेमेडीज करते रहो। मैंने भी दोनों चीज़ें करी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही चीज़ पर ध्यान दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल प्लस में आपके स्पिरिचुअल, दोनों चीज़ें आपको अप्लाई करनी होती हैं। तो अवेकनिंग के बाद जैसा कि मुझे पता था कि अब जो इश्यूज जितने भी हैं वो सारे मुझे स्पिरिचुअल हेल्प से ही ठीक करने हैं। तो मुझे इतना पता था कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ये मेरी चाइल्डहुड की आदत है। एंड उसके बाद में जो मेडिसिन हैं, विटामिन डी है, वो मेरी बॉडी में कोई इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि 10 साल की जब जर्नी पे मैं इतने बैक टू बैक मेरे मेडिकल चेकअप्स होते तो उसमें सारी मेडिसिन मुझे लिखी जाती थी, तो वो तो मैं खाती थी। तो मेडिकल इशू तो मुझे जो भी था उसकी वजह से कोई हेल्प नहीं लेनी थी इस टाइम पर। सारा कुछ मैंने अपना जो स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं वही हेल्प करती हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको तो दोनों ही करना पड़ेगा ना। तो पहले आप अपना मेडिकल सोल्यूशन देख लो कि मेडिकल तौर पे क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स या फिर और चीज़ें कम है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। देन साथ के साथ आपको जो स्पिरिचुअल मून की रेमेडीज हैं वो करनी है। तो ये जो ज़्यादा ठंड लगती है ये तो आपका नेचर है, जो मून की एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये इसकी वजह से। लेकिन आप रेमेडीज़ करना है शुरू करोगे तो आपको हेल्प ज़रूर होती है। लेकिन साथ के साथ आपके जितने भी इनर इश्यूज होते हैं, इनर हीलिंग करनी होती है, एनर्जी डीप क्लेंजिंग रिक्वायर्ड होती है, तब तक तो आपका ये हो सकता है कि कंप्लीट आप इससे ओवरकम ना कर पाओ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको इनर वर्क पूरा करना पड़ता है, प्रॉपर हीलिंग करनी पड़ती है। अधूरी हीलिंग आपको अधूरे ही रिजल्ट देगी। तो मुझे हेल्थ इश्यूज तो अब नहीं होते हैं मून पर, जो भी होते थे, लेकिन ये है कि मुझे स्टिल थोड़ा बहुत बोलने में ज़रूर प्रॉब्लम रहती है न्यू मून और फुल मून पर। कई बार कुछ कुछ पोर्टल्स पर भी ऐसा हो जाता है, जो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जिस हिसाब से एक्सट्रीम लेवल पर मुझे हेल्थ इश्यूज होते थे वो फॉर्चुनेटली बंद हो गए। और प्रॉपर इनर वर्क के बाद तो अब कोई भी ऐसा इश्यूज मुझे कभी दोबारा नहीं फील हुआ है। अब तो टाइम भी हो गया, 1 साल हो गया मुझे कंप्लीट करे हुए इनर वर्क को। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।